हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आप लोग आज फिर पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और पिछले संडे को जो हम लोग अटेम्प्ट किए थे करेंट अफेयर्स का टेस्ट, बिल्कुल उसी तरह इसको पूरे ऑनेस्टली अपना खुद को जांचने के लिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पेन पेपर लेकर बैठिए जैसे पिछले बार किए थे। और एक रिक्वेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो है अपना कितना क्वेश्चन सही किए उसको ज़रूर बताइए कमेंट करके। ओके, मुझे भी प्रॉपर एनालिसिस करने में हेल्प होगा ताकि मैं आपको भी प्रॉपर फीडबैक दे पाऊंगा। ओके, और आंसर मैं बताता जाऊंगा, लेकिन 5-10 सेकंड 15 सेकंड जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार मैं पॉज लूँगा, थोड़ा देर रुकूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। ओके, और अगर आंसर मैं जल्दी बताने लगूँ तो वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था एक जनरल गाइडलाइन जो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इस एक्सरसाइज का। ओके, और नेक्स्ट जो संडे होगा पहले ही मैं बता देता हूँ, वीडियो के लास्ट में बताने वाला था लेकिन पहले बता दे रहा हूँ। 18 जुलाई को आपका टेस्ट होगा साइंस का। ठीक है, साइंस में 3 सेक्शन है। ओके, जनरल साइंस है आपका, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो तीनों पोर्शन के ऊपर 100 क्वेश्चन रहेगा। ओके, सेम पैटर्न, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी रहेगा। करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि वो तो हम लोग ऑलरेडी कवर करते हैं दूसरे वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वोट पे जाकर वो पोल जो मैं क्रिएट करता हूँ उस पर वोट कर दीजिएगा कितना आपका आंसर सही हुआ। और प्लीज़ अगर संभव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ करेंट वीकली स्टेटस इज यूज्ड टू मेज़र। करेंट वीकली स्टेटस से क्या मापा जाता है? गरीबी, बफर स्टॉक ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इनइक्वालिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। करेंट वीकली स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, डेली स्टेटस अप्रोच, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट को मापने का जरिया है। ठीक है, एसडीआर ये किसके द्वारा बनाया गया है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरमन कमेटी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। बी शिवरमन समिति की सिफारिशों के कारण किस संस्था का गठन हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नाबार्ड। ओके, नाबार्ड से संबंधित 2-3 पॉइंट है, सारा याद रखिएगा, पूछा जाता है ये अक्सर। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड था? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, 8th। ठीक है, 92 से 97 वाला जो 5 ईयर प्लान था वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर बेस्ड था। ये मॉडल बेसिकली लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के लिए सूटेबल है, और आपको पता है हमारा इकोनॉमी 1991 में कंसिडरेबली लिबरलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है 8th 5 ईयर प्लान होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, द सिचुएशन इन विच वर्कर्स वॉलंटरली लीव देयर जॉब्स टू सर्च फॉर अ न्यू वन इज़ कॉल्ड। ठीक है, स्वेच्छा से अपना नौकरी छोड़ दिए हैं कि दूसरा नौकरी करेंगे, तो वो जो बीच का गैप होता है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, उस टाइप का बेरोजगारी को क्या कहेंगे? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, सीजनल, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चारों का मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन अप्रूव करता है? ध्यान देंगे, अप्रूव कौन करता है। ठीक है, रिकमेंड का बात नहीं पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। और अगर रिकमेंड पूछा जाता, सिफारिश कौन करता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ वेयर आउटकम्स ऑफ
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आपको पता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो बता देंगे आप वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना करने का टारगेट रखा गया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में। लास्ट जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन सिंपली इतना पूछा था कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब आया था। तो मे भी इस बार उससे एक कदम आगे जाकर पूछ ले, है ना। तो 2022 तक 25% करना है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में, यही इसमें टारगेट रखा गया था। ठीक है। हेड काउंट रेशियो से क्या मेज़र करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी या फिर जीडीपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी। ओके, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, सेबी क्या है? ठीक है, किस टाइप का बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया हुआ एक बॉडी है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। सेबी एक्ट से बना है, सेबी एक्ट 1992, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। ओके, हाउ मच इनकम सपोर्ट इज़ गिवन पर ईयर टू फार्मर फैमिलीज अंडर पीएम किसान स्कीम? ठीक है, कितना इनकम सपोर्ट सालाना दिया जा रहा है पीएम किसान स्कीम के तहत? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6,000, है ना, 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, विच क्राइटेरिया हैज़ मैक्सिमम वेटेज फॉर डिवोल्यूशन अमॉन्गस्ट स्टेट्स एज पर 15th फाइनेंस कमीशन? 15th फाइनेंस कमीशन से संबंधित जितना भी वन लाइनर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन पक्का आ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है? स्टेट्स को आपस में किस तरह से फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है। तो सबसे ज़्यादा वजन है इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया का, लगभग 45% इसी को महत्व दिया जाता है स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करने में। 13th क्वेश्चन देखिए, एक इजी सा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स पे बेस्ड। सुएज कैनाल में एक शिप जो है वो अटक गया था और पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है प्रभावित हो गया था। आपको बताना है उस शिप का नाम क्या था। ठीक है, थोड़ा सा एक अलग हटके ये क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एवर गिवन, है ना। बहुत बड़ा मुद्दा बना था और इसमें इंडियन क्रू मेंबर्स थे, तो इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा न्यूज़ में रहा था यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे नेटवर्क। ओके, मालगाड़ी का जो परिचालन है वो स्मूथली हो पाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और उसके लिए एक अलग कॉरिडोर भी बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, फिस्कल डेफिसिट कितना रहा 2019-20 में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि बजट में एक साल पहले का एक्चुअल आंकड़ा बताया जाता है, तो इसलिए 2019-20 का एक्चुअल आंकड़ा बताया गया इस साल के बजट में। तो बताइए कि उसका फिस्कल डेफिसिट कितना रहा था 2019-20 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.6%। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इनमें से कौन सा कार्य किया जाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे बैंकिंग में, मनी मार्केट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CRR को बढ़ाने से। CRR बढ़ाएंगे तो बैंक के पास फंड कम बचेगा पब्लिक को देने के लिए, तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, पब्लिक के हाथ में पैसा कम रहेगा तो खर्च कम करेगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगा। ठीक है ना। बाकी तीनों जो है, SLR कम कर दो आप, रेपो रेट कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो, ये सब हरकत करने से बैंक के पास पैसा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, उसके पास ज़्यादा फंड रहेगा पब्लिक को देने के लिए, लेंड करने के लिए, तो इसलिए इनसे इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। लेकिन CRR अगर बढ़ा देंगे तो RBI के पास कम फंड बचेगा पब्लिक को लेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू रिव्यू एक्सटेंड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI? वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार और RBI के बीच जो टसल चल रहा था, ठीक है, फंड्स का, एक्सेस ऑफ फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी से संबंधित है ये।
तो कमेटी का नाम था बिमल जालान कमेटी, है ना, बिमल जालान कमेटी। इस पर जो है इसका समीक्षा किए थे, कितना फंड आरबीआई के पास रहना चाहिए, कितना सरकार को ट्रांसफ़र होगा, इन सब मुद्दा था उसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, इनमें से कौन जो है एक महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। 10 महारत्न कंपनी का नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, नेशनल इकोनॉमिक सेंसस जो 2019 में शुरू किया गया है वो कितनावां सेंसस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th। ओके। 6 सेंसस हो चुका है, 6 इकोनॉमिक सेंसस अब तक हो चुका है, ये 7वां है। IIP किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट है पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही आपको ऑप्शन में दिया हो रहेगा, ज़्यादा चांस है, क्योंकि CSO और NSSO जो है वो मर्ज कर गया है। ठीक है, वो नहीं होता तो फिर CSO हो सकता है, ऑप्शन में आपको दिया रहता। ओके। गिनी कोएफिशिएंट से हम क्या मापते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकम इनइक्वालिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, SEZ पॉलिसी के बारे में या SEZ एक्ट के बारे में पूछा था लास्ट टाइम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में पूछा था, बस ईयर पूछ कर छोड़ दिया था कब बना या लॉन्च हुआ टाइप से। तो FTP पॉलिसी 2015 में लॉन्च हुआ था, और इसके पूछने का ज़्यादा चांस है क्योंकि ये लास्ट ईयर जो है इसका जो वैलिडिटी था वो ख़त्म हो रहा था, वो मार्च 2020 में, लेकिन इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। फिर अभी वापस मार्च में जो है फिर से कोविड का सेकेंड वेव हो गया, तो फिर से इसको बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए और। ओके। तो अभी सितंबर तक यही पॉलिसी चलेगा, फिर देखिए आगे क्या होता है। ऐसे 2015 से 2020 के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिछला बार भी पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल के तहत सर्टेन ड्यूटीज आर लेवीड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके। आर्टिकल 268, चारों का चारों आर्टिकल अभी जाकर लक्ष्मीकांत खोलिए। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, बस हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, उसी में से कोई एक आपको पूछेगा, क्योंकि आपका जो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, पीटी के सिलेबस में, उसमें एक टॉपिक होता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप। उसमें यही 4 आर्टिकल है और इसी में से कोई एक आपको पूछेगा, अगर उस सेक्शन से इसको पूछना हुआ क्वेश्चन तो। ठीक है, पिछला बार 270 के बारे में पूछा था, है ना, तो ये इजी है। 268 में क्या है? लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। 269 में क्या है? लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड टू स्टेट्स। ओके। और आर्टिकल 270 में क्या है? लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो पता नहीं एक बार बोलने से कितना क्लियर हुआ, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। और 271 में सरचार्ज के बारे में है। ठीक है। ओके। ये 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द टी बोर्ड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? 4-5 बोर्ड है इंपॉर्टेंट, सबका नाम याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में टी बोर्ड है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर में है। गुंटूर में क्या है? टोबैको बोर्ड है। रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम केरल में है। और उसके साथ ही स्पाइसेस बोर्ड कहाँ है? वो है कोची, अगेन केरल में। ठीक है, तो ये जो 5 बोर्ड हैं ध्यान रखिएगा, पूछता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, व्हाट इज येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑयल सीड्स, है ना। रिवॉल्यूशन वगैरह का भी नाम पूछता है अक्सर, तो सारा रिवॉल्यूशन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, जितना भी है सब याद रखिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, हु गेव पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है,
प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, है ना, गाँव में शहरों जैसा सुविधा देने वाला मॉडल, उसी को पूरा मॉडल कहते हैं। ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, ठीक है, और उन्हीं का ये मॉडल था। ओके, ध्यान रखेंगे। अब नरेगा के बारे में एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, 4 स्टेटमेंट आपको है, पढ़िए आराम से और बताइए इनमें से कौन सा जो है गलत है कथन। पिछली बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में ऐसे ही स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपको बताना था उसमें से सही या गलत। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, इसमें 20 दिनों के भीतर नहीं बल्कि 15 दिनों के भीतर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का जो डिमांड है उसको पूरा करना होता है, ठीक है। और बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है। डी जो है 5 किलोमीटर के अंदर आपका जो साइट है वो होना चाहिए, 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो अगेन फिर आपको अलाउंस देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब पॉइंट ठीक है फिर भी, ओके, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मुद्रा बैंक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बिजनेस लोन्स से, है ना। आपको पता है मुद्रा में 3 तरह का लोन दिया जाता है, शिशु लोन, किशोर लोन, है ना, तरुण लोन। तो इस तरह का जो कैटेगरी है अलग अलग लोन्स का, आपको 50,000 तक का लोन है तो आपको शिशु लोन हुआ, किशोर लोन हुआ अगर 50,000 से 5 लाख तक का लोन है, और अगर फिर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन है तो फिर उसको तरुण लोन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कितना लोन दिया जाता है, तो 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ओके, हाईएस्ट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ओके, पूछा जा सकता है, ओके। द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक्स कीप विथ देम बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स इज कॉल्ड। ये बताइए, बैंक अपने पास जो कैश रखता है, या खैर पहले आंसर कर लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। खुद के पास जमा रखता है लिक्विड फॉर्म में, यानी ऐसा फॉर्म जिसको आसानी से कैश किया जा सके, ठीक है। बैंक्स पहले कुछ स्टैट्यूटरी RBI के द्वारा लिमिट बांधा हुआ है, उतना परसेंट बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बैलेंस अपना, ठीक है, तभी उसके बाद वो जाकर कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं क्रेडिट, ओके। तो ध्यान रखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और CRR में क्या होता है, बैंक रखते हैं RBI के पास पैसा, है ना, बैंक्स RBI के पास पैसा रखते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में अपने ही पास रखते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म यानी जिसको आसानी से कैश किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट मेथड। भुगतान का विधि कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजी है, सब लोग सुने होंगे आप लोग, है ना, नेफ्ट सुने होंगे, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना, और नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, सब जो है भुगतान का विधि है। LAF क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। RBI इसमें जो है रेपो रिवर्स रेपो करके ये सब ऑपरेशंस करता है, बैंक्स का वो मुद्दा है, ठीक है, बैंक और RBI के बीच का वो चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन, PMLA किस वर्ष इनेक्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2002। ट्रिम्स का फुल फॉर्म बताना है सिंपली आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ओके। ये सब WTO पढ़ेंगे, WTO एग्रीकल्चर भारत और WTO ये सब जो मेंस का टॉपिक है वो सब में आपको ये सब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ओके, अभी उतना ज़रूरत नहीं है। मित्र स्कीम जो बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया वो किस
सेक्टर से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है। ओके, है ना, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है या गलत है। बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेज बैंक्स ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैंक रेट और रेपो रेट के ऊपर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए बड़े आराम से और देखिए कि कौन सा सही है, गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों का दोनों जो है गलत है, कोई भी दोनों में से सही नहीं है ना, दोनों एक्चुअली पलट दिया गया है। ठीक है, जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए है, लंबे अवधि के लिए, और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म है। ओके, तो दोनों जो है उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दोनों गलत हो गया। ओके, दिस क्वेश्चन में बी इम्पॉर्टेंट, बताइए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन क्रिएटेड इन 1996? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी.वी. रामकृष्ण। ठीक है, ये चेयरमैन थे डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के, जो कि 1996 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, है ना, पूरे बाकी दुनिया के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, यही डेफिनेशन ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हेन डिड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000, है ना। तो ये जो है आपका फेमा और इसके अराउंड 2000 के अराउंड का 4-5 एक्ट वगैरह है, वो सब का ईयर ज़रूर याद रखिएगा, वो सब अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ये एक्ट था 1999 का, लेकिन इन्फोर्स हुआ, फोर्स में आया 2000 में। ठीक है ना, क्योंकि ये विंटर सेशन में शायद साल के आखिरी दिनों में ही ये पास हुआ था पार्लियामेंट से, तो इसीलिए अगर पूछा जाएगा फेमा एक्ट कब का है तो 1999 का। ठीक है, फेमा एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ सी रंगराजन कमिटी ऑफ 2000? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, है ना। तो रंगराजन कमेटी जो है स्टैटिस्टिकल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए बिठाया गया था। ओके, और उसी के रिकमेंडेशंस पे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का गठन किया गया था आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, आईएमएफ निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये कौन निकालता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, रूपी सिंबल जो है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डी उदय कुमार, है ना, 2010 का ये बात है। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1875 में।
ओके, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जीडीपी दुनिया में किस रैंक पे है? नॉमिनल जीडीपी का जहाँ तक बात है तो उसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी फेरबदल होते रहता है ना, पर परचेजिंग पावर पैरिटी वाले में इंडिया अपने स्थान पर जो है वो, मतलब इसके इंडिया के ऊपर जो है वो भी काफ़ी दूर है और इंडिया के नीचे जो है वो भी काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा स्टेबल रहता है, थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। चाइना है फर्स्ट, फिर यूएसए है, उसके बाद इंडिया है, ओके, परचेजिंग पावर पैरिटी में, ओके। और नॉमिनल में तो थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहता है। अभी इंडिया, यूके और फ्रांस 5वें, 6ठे और 7वें पोजीशन पे, ये तीनों का आगे पीछे हो रहा है अभी, क्योंकि अभी कोविड की वजह से सबका इकोनॉमी गड़बड़ हो गया, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन रहेगा आगे कौन पीछे। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये सब रिपोर्ट वाला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। लफेयर कर्व, ये किसके बीच रिलेशनशिप शो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्स रेट और रिवेन्यू, ठीक है। कितना टैक्स रेट होगा तो कितना रिवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा, उसी के बीच का ये रिलेशनशिप है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी याद रखेंगे, फिलिप्स कर्व है ना, इन्फ्लेशन कैसा होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, तो ये वाला भी ध्यान रखेंगे। फिलिप्स कर्व आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका लफेयर कर्व है, ओके। बेसल नॉर्म्स किससे संबंधित है? बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन ही आपका स्टेट पीएससी में पूछता है इकोनॉमी से, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के क्वेश्चन ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग सुपरविजन, है ना। बैंकिंग सुपरविजन को लेकर के काफ़ी सारा इसमें प्रोविजंस है ना। बेसल 1, 2, 3 आप लोग पढ़े होंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, ओके। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर जो कमेटी बिठाया गया था उसके चेयरमैन कौन थे? ये भी बहुत फेमस कमेटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, है ना, पार्शियली कन्वर्टिबल है कैपिटल अकाउंट हमारे यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस तारापुर कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे था। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, बाबा कल्याणी कमेटी ऑफ 2018 इज रिलेटेड टू? जितना भी टॉपिक आपका सिलेबस में ये सब उसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एसईजेड पॉलिसी से रिलेटेड है, बाबा कल्याणी कमेटी, ओके। और रिसेंट है, पूछा जा सकता है एसईजेड पॉलिसी पे, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, द 12th WTO मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन? तो ये होने वाला है जिनेवा में, ठीक है। पहले ये होने वाला था नूर सुल्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान नूर सुल्तान में, है ना। लेकिन अब जो है ये पोस्टपोन हो गया था, तो अब जिनेवा में होगा ये। नूर सुल्तान वही है जिसका पहले नाम था अस्ताना, ठीक है, अस्ताना डिक्लेरेशन, उस पर मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था, WHO प्राइमरी हेल्थ केयर, अगर याद आ रहा होगा तो, है ना। तो नूर सुल्तान वही अस्ताना है कजाकिस्तान वाला। क्वेश्चन 52 बताइए, अ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ऑफ $100 बिलियन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के द्वारा ये अरेंजमेंट किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि CRA, दोनों ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, ओके। क्वेश्चन 53 बताइए, इनकम टैक्स को क्या माना जा सकता है? हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स है इंडिया में, प्रोपोर्शनल है, रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रोग्रेसिव टैक्स है ना। इनकम जितना ज़्यादा आपका बढ़ता है, रेट ऑफ टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ते जाता है, तो इसलिए प्रोग्रेसिव है, ओके। क्वेश्चन 54 देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्रिएटेड द GST रिजीम? GST व्यवस्था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, ध्यान रखिएगा। FRBM एक्ट रिव्यू कमेटी के चेयरमैन कौन थे?
FRBM एक्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ उससे पूछता रहता है हमेशा, ठीक है। तो उसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए कमेटी बिठाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, NK सिंह, ठीक है। ओके, राजा चलिया कमेटी ऑफ 1992 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्स रिफॉर्म्स, है ना। टैक्स रिफॉर्म से संबंधित दो कमेटी का नाम याद रखिएगा ऑलवेज, केलकर कमेटी और एक राजा चेलिया कमेटी। ओके, क्वेश्चन है 57, बताइए। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप कंसेप्चुअलाइज्ड द क्रिएशन ऑफ, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप जो है किसका क्रिएशन को कंसेप्चुअलाइज क्या कह सकते हैं, या उस ग्रुप का रिकमेंडेशंस मानकर कौन सा संस्था को बिठाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीजनल रूरल बैंक्स, है ना। ये भी पूछा जा सकता है रीजनल रूरल बैंक्स का स्थापना कब किया गया पहली बार? तो 1975 में, ठीक है। और रीजन RRB एक्ट कब आया? 1976 में, ठीक है ना। एक्ट आने से कुछ पहले भी रीजनल रूरल बैंक्स बन चुका था। ओके, तो 75 में RRB बन गया, है ना, कुछ RRB सेटअप हो गया। अगर पूछेगा RRB एक्ट कब आया था, तो 1976 में आया था। ओके, सब ध्यान रखिएगा, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप भी RRB से रिलेटेड, ठीक है। सरफाइसी एक्ट के बारे में बताइए, कब आया था सरफाइसी एक्ट? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 में, ठीक है। क्वेश्चन 59, बताइए। द प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज चैनलाइज्ड इनटू, डिसइन्वेस्टमेंट जो सरकार करता है उससे जो आमदनी होता है वो कहाँ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। ओके, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर है ना, तो वहीं पे ये जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, बताइए। UK सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से संबंधित है UK सिन्हा कमेटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तरह का प्रोग्राम है ये? इस पे आपको स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। नया स्कीम है, करेंट अफेयर्स है, तो इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। तो ये एक तरह का सब्सिडी स्कीम है। ओके, नया एम्प्लॉय किसी कंपनी में जा रहा है, तो एम्प्लॉय का क्या होता है कि एक EPF में पैसा जमा होता है ना, तो 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार बोला कि 12% जो है दोनों हम दे देंगे, ठीक है। अगर ऐसा कंपनी है जिसमें कि 1000 से कम एम्प्लॉय है, अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो हम सिर्फ एक का कंट्रीब्यूशन देंगे, सिर्फ 12%, दूसरे का नहीं देंगे। तो ये ऐसा कुछ स्कीम है, तो एक तरह से सब्सिडी ही हुआ, है ना। ना हमारा पैसा लग रहा है, मतलब जो काम करने जा रहा है, ना उसका लग रहा है, ना एम्प्लॉयर का लग रहा है, तो एक तरह से सब्सिडी स्कीम हुआ ये, ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी। ओके, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनटू इंडिया इज, सबसे ज़्यादा FDI भारत में किस देश से आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेशन ट्विस्ट बेसिकली एक वेल एस्टेब्लिश्ड फंक्शन है, ठीक है। तो इंडिया में भी अब इसको यूज़ किया जा रहा है RBI के द्वारा। ओके, इसमें साइमल्टेनियसली जो है सिक्योरिटीज़ बेचा और ख़रीदा जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, है ना। जनरली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेचा है RBI और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ख़रीदा है, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम आएगा। तो ठीक है, ये सब तो डिटेल ज़्यादा हो गया, बट ऑपरेशन ट्विस्ट ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ओके, इस तरह का भी 3-4 लाइन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 1-2 दिखा है, तो देख लेते हैं, है ना। आपको बताना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय ए रजिस्टर्ड FII टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु विशेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विथ सेवी, ठीक है, विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विथ सेवी। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, उसको भारत में इन्वेस्ट करना है, लेकिन नहीं चाहता है कि सेबी में हमारा जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम गुजरें,
ठीक है। तो उसको जो है ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिसके ज़रिए वो भारत में इन्वेस्ट कर सकता है बिना सेबी में रजिस्टर हुए। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, है ना। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब पढ़े होंगे अगर तो जान रहे होंगे। पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको पी नोट्स भी कहते हैं। ओके, पी नोट्स भी ध्यान रखेंगे, पार्टिसिपेटरी नोट्स भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अंडर सिन गुड्स, है ना। सिन गुड्स अक्सर सुनते होंगे, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स। सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे कुछ सेस लगाया जाता है ताकि स्टेट्स को कंपेंसेशन दिया जा सके 5 वर्षों तक, है ना। तो सिन गुड्स क्या होता है, टोबैको जैसे कि अल्कोहल वगैरह, है ना। तो वो सब सिन गुड्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए, व्हेन वाज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। विधिवत गठन, ये इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि इसको रिजोल्यूशन पहले ही पास कर दिया गया था, ठीक है ना, कि ऐसा एक हम बना रहे हैं। लेकिन ये फुल्ली फंक्शनल हुआ जाकर 2009 में। ओके, तो इसीलिए विधिवत गठन का बात किया जा रहा है। पहली बार चेयरमैन 2009 में नियुक्त हुआ और फिर ये कंपटीशन कमीशन जो है फंक्शन करने लगा। वैसे जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका पहले ही रेजोल्यूशन पास हो गया था जब कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, फिर 2003 में रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि कंपटीशन कमीशन हम बना रहे हैं। लेकिन बस वहीं तक सीमित रहा। ये एक्चुअली में ये बॉडी जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता था 2009 से पहले, ठीक है। तो सारा चीज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछ देगा, फिर वहाँ पर जो है विवाद होता है बाद में कि ये कमीशन पूछ रहा था और आप ये आंसर कर दिए, ठीक है ना। तो सारा जानकारी रखना चाहिए। कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन कमीशन बनाने के लिए रेजोल्यूशन 2003 में पास हो गया और 2009 में एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। चलिए, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से अगेन इससे भी रिलेटेड हर एक जानकारी रखिएगा। कौन सा कमेटी सबसे लेटेस्ट रिकमेंड किया था जिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी, ध्यान रखिएगा उसके बारे में। कितना मेंबर होता है, 6 मेंबर होता है, सब ये सब पता होना चाहिए। 3 आरबीआई का, 3 को सरकार नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फंक्शन क्या है, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एकदम इस वर्ड को याद रखिएगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अभी फ़िलहाल कितना टारगेट कर रहा है इन्फ्लेशन एमपीसी, तो 4% ±2%, ठीक है। 4% तक रखना है, ±2 हो सकता है, यानी 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है। ओके, तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, हु रिलीजेस WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, DPIIT में। ओके, तो वही जो है WPI रिलीज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना। जो IIP निकलता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसी में एक अलग से 8 जो प्रमुख कोर इंडस्ट्री है उसका भी एक इंडेक्स निकालते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन 8 जो इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा नहीं है उसमें शामिल, ठीक है। आपसे सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 8 कोर इंडस्ट्री कौन सा नहीं है इसमें से। इतना ज़्यादा नहीं लिखेगा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, सिंपली ऐसे ही पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर, ठीक है। स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है, बाकी 5 पढ़ लीजिएगा और कौन सा है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में शामिल है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए, नेशनल ट्रीटमेंट एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट ये किसके कंटेक्स्ट में सुनने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा WTO, है ना। ज़्यादा इस पर डिटेल पे अभी बात नहीं करते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये ट्रेड से संबंधित है, ठीक है, कि दूसरे कंट्री में आपका प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द रिवोल्यूशन रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज, है ना। ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था रिवोल्यूशन से। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन
से संबंधित आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक रिवॉल्यूशन, है ना। क्रूड ऑयल जो होता है बिल्कुल ब्लैक होता है, इसीलिए ब्लैक रिवॉल्यूशन। ऐसा क्रूड ऑयल से कंफ्यूज नहीं होना है कि गोल्डन कलर का दिखता है पेट्रोल, तो वैसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किन्होंने किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, V.K.R.V. राव, ठीक है, 1930s में, 1931-32 टू बी प्रिसाइज, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। इनमें से क्या करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के परव्यू में नहीं आएगा वो, ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सरकार अपना हिस्सेदारी जो है घटाता है डिसइन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। इसका ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन से इसका ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। बट इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो अगेन आप अपना मार्केट को ज़्यादा इंटीग्रेट करते हैं वर्ल्ड मार्केट के साथ, है ना। इंपोर्ट लाइसेंस को अगर आप एबोलिश कर रहे हैं तो अगेन इंटीग्रेट हो रहा है आपका मार्केट वर्ल्ड मार्केट के साथ, है ना। फ्री फ्लो ऑफ FDI अगेन सेम थिंग। तो ये सब चीज़ करने से ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं कि ये सब ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है या ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। बट डिसइन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ओके। 74th क्वेश्चन देखिए, BN गुलदार कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डेवलप। क्या डेवलप करने के लिए BN गुलदार कमिटी गठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था एक। क्वेश्चन 75 देखिए, व्हाट डज आयुष्मान सहकार स्कीम एम फॉर। आयुष्मान सहकार योजना अगेन इम्पॉर्टेंट है, रिसेंट है, तो पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ऑप्शन पढ़िए और आंसर अपना नोट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके, कोऑपरेटिव्स को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व डज नॉट इंक्लूड। फॉरेक्स रिजर्व जो है हमेशा सुनते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें क्या शामिल नहीं है ना। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि क्या शामिल है उसमें। तो उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होता है जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन में देखे IMF का, गोल्ड भी होता है उसमें, और एक रिजर्व पोजीशन होता है IMF के साथ, है ना। उसको रिजर्व पोजीशन बोलते हैं, रिजर्व ट्रांस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, SDR, गोल्ड और रिजर्व पोजीशन विथ IMF, ठीक है। तो अगेन तीनों यहाँ पर दिख रहा है, तो नन ऑफ द अबव होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये सब फॉरेन करेंसी का, फॉरेक्स का ही पार्ट है, फॉरेक्स रिजर्व का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें हर तरह का प्रोजेक्ट का बात है, कोई एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है, ओके। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसको ध्यान रखिएगा, ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड इज टू कम अप इन। ऑनलाइन उद्घाटन इसका किया गया था, है ना। दुनिया में अपने तरह का सबसे बड़ा पार्क होने का दावा किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये कच्छ में आ रहा है, ओके, कच्छ, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, टू लुक इनटू विच इशूज रमेश चंद कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो रमेश चंद कमेटी का गठन किस लिए किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवीजन ऑफ WPI, ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, द न्यू बेस ईयर फॉर CPI IW, है ना, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका नया बेस ईयर क्या है? रिसेंटली बस यही बेस ईयर में यही चेंज हुआ है,
तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा 2016, है ना, 2001 था, 2016 कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इनमें से किसके कारण जो है समस्या आता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, गैर संगठित क्षेत्र, है ना। इसका सही रिकॉर्ड नहीं होता है गवर्नमेंट के पास, और इसमें जो काम काज भी होता है कुछ भी उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है खुद उस पार्टिकुलर ग्रुप में भी, तो इसीलिए इससे जो है राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम जो है, उसको सही कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी सब ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको समस्या हो। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉन्ड थ्रू विच इंडियन एंटिटीज़ कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इन रुपीज़, है ना। भारत का एंटिटी जो है वो विदेश में जा कर के और भारत का रुपया में कर्ज ले सकता है, ठीक है, पैसा उठा सकता है। तो उसको क्या नाम दिया गया है? इस तरह का एक जो प्रोसेस है, स्पाइस बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, टी बॉन्ड या चाय बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये विदेशी करेंसी में नहीं, ये इंडियन रुपी में, इसमें आपको मिलता है पैसा। ओके। द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2021-22 एज प्रोजेक्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे इज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे से कोई सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, कितना प्रोजेक्ट किया गया है इस साल ग्रोथ रेट? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 15.4%। ओके, तो ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे क्या प्रोजेक्ट किया गया है? 11%, है ना। कोई आसान है याद रखना, 11%, 15.4% दोनों याद रखिएगा। और लास्ट ईयर 2020-21 जो फिजिकल ईयर बीत गया उसमें -7.7%, जो ऑप्शन ए दिख रहा है, हालांकि उसमें माइनस का साइन नहीं है, लेकिन -7.7% जो है प्रोजेक्ट किया गया है कि पिछला साल रहा है अपना ग्रोथ रेट। यानी ग्रोथ क्या हुआ, वो तो रिसीड हो गया इकॉनमी, है ना। तो इस साल वाला ध्यान रखिएगा, -7.7%, पिछला साल वाला एक ध्यान रखेंगे। ये सब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से डेटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग रिलीज्ड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसी को ये मतलब ये देश के अंदर का डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कह सकते हैं इसको, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है, एक तरह से कह सकते हैं आप ये देश का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है। कई जगह हो सकता है आप पढ़े भी होंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट्स रैंकिंग, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग है वो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश जो है बेस्ट रहा है इसमें। ओके, और झारखंड का भी रैंक याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। झारखंड 5th पोजीशन पे रहा था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इफ़ कैश रिजर्व रेशियो इज डिक्रीज्ड बाय RBI इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी। कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है अगर RBI, तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर इन्फ्लेशन वाला भी एक क्वेश्चन में इस तरह का डिस्कस किए थे। कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का कॉन्सेप्चुअल। तो कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया तो मतलब RBI के पास अब ज़्यादा फंड अवेलेबल है, ज़्यादा वो लेंड कर सकता है ना। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2020-21 इज़, लास्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सब नेगेटिव में गया है लास्ट ईयर। सिर्फ एग्रीकल्चर जो है सब पॉजिटिव में रहा है, +3.4% ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये डाटा भी याद रखेंगे, ग्रोथ रेट इंडिया का और एग्रीकल्चर का ये ग्रोथ रेट, ये दो ठो जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे वाज, ईजी क्वेश्चन है ना। प्लान हॉलीडे कब था? जब 3 एनुअल प्लान्स आपका आया था 1966 से 69 के बीच, उसी को प्लान हॉलीडे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हु इज़ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? अगेन इंपॉर्टेंट,
2021 में सेंसस का आपका आ जाना था, लेकिन अब सब डिले हो गया है। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है सेंसस के अराउंड आपको कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो है आपका सेंसस भी टॉपिक है, ठीक है। डेमोग्राफिक फीचर्स जो है उसमें सेंसस 2011 भी एक टॉपिक है। तो देश का डेंसिटी कितना है, लिटरेसी वगैरह ये सब चीज़ पढ़ कर जाइएगा, वो इकोनॉमी में भी आपको पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक जोशी, है ना, वही अभी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं। 89th क्वेश्चन देखिए, कोर इन्फ्लेशन शोज प्राइस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। कोर इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से क्या निकाल देते हैं, यही पूछा जा रहा है बेसिकली। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारा गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या निकल जाता है कोर इन्फ्लेशन में? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फूड एंड एनर्जी, ठीक है। फूड और फ्यूल प्राइसेस जो है, फ्यूल प्रोडक्ट्स जो है उसको निकाल देते हैं बास्केट से, उसके बाद जो नापते हैं तो उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। और अगर इसको जोड़ करके बताएंगे तो वो हो जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पे आधारित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऊपर के सभी, है ना। हाई यील्ड वैरायटी सीड हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र हो, इरिगेशन का सुविधा हो, सब पे डिपेंड रहा गया था उस टाइम, तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी प्रोविज़न था, है ना, मार्केटिंग, क्रेडिट, सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड था, तभी जाकर रिवॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, नीति आयोग कब सेटअप हुआ था? ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछने के लिए मशहूर है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015, ठीक है। क्वेश्चन 92 देखिए, नमा प्रोविजंस किसका पार्ट है? तो किस तरह का डिस्कशंस होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको ये सुनने को मिलेगा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, है ना, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मार्केट एक्सेस से संबंधित। तो ये WTO है ना, मार्केट एक्सेस जहाँ ये सब आ गया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स फॉर फिजिकल ईयर 2020 to 21 हैड बीन इन्हेंस्ड टू। बोरोइंग लिमिट जो है सरकार इन्हेंस कर दिया था लास्ट ईयर स्टेट्स के लिए। FRBM एक्ट अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा 3% ऑफ GSDP इतना ही जो है, या 3% ऑफ GDP इतना ही जो है बोरो किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको लास्ट ईयर इन्हेंस कर दिया गया था 5% तक, ओके, ध्यान रखिएगा। GST काउंसिल कौन से आर्टिकल से इस्टेब्लिश हुआ है? ईजीएस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी 279A, है ना। व्हाट डज पेमेंट बैंक कैन नॉट ऑफर? पेमेंट बैंक इनमें से क्या नहीं दे सकता है आपको? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो एक तरह का लोन संबंधित चीज़ हुआ, लोन संबंधित चीज़ जो है वो पेमेंट्स बैंक नहीं ऑफर कर सकता है आपको, ठीक है। बाकी सब करता है, बिल पेमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड, डेबिट कार्ड सब देगा, इंटरनेट बैंकिंग, एवरीथिंग। प्रोजेक्ट चमन किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा RBI। और अगर क्वेश्चन में पूछेगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो IMF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड बाय। करेंट अफेयर्स है ये, PIDF किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमेटी? नरेश चंद्र कमेटी का बात मानकर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020? एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा तैयार कौन सा राज्य है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, है ना। तो ये था 100 क्वेश्चंस जो कि आज के टेस्ट में आपके लिए बनाया था मैंने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको अटेम्प्ट किए होंगे 1 घंटे बैठकर, और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस। और साथ में अगला टेस्ट का भी तैयारी में लग जाइए अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को तो, है ना। और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट संडे अगेन आपको टारगेट मैं दे दूँगा। इस तरह से वीकली टारगेट बनाकर पढ़िएगा तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी बना रहेगा और एक मोटिवेशन भी रहेगा कि हाँ संडे को मुझे ये करना है। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को, और इस टेस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा। ओके देन, फिर पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।